हाय हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बारे में और उसके दो इंपॉर्टेंट फैराडेज लॉ के बारे में। ठीक है जी। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ये हमें क्या बताती है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें इन एलिमेंट्स के बारे में बताती है। इन एलिमेंट्स का एक तरीके से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू समझाती है हमें। हम इतने टाइम से सेल की स्टडी कर रहे हैं। हमने गैल्वेनिक शेल पढ़ा था, डैनियल शेल पढ़ा था, उसके अंदर हमने उसकी अरेंजमेंट देखी थी। हम जिंक का इलेक्ट्रोड ले रहे थे, कॉपर का इलेक्ट्रोड ले रहे थे। हम देख रहे थे कि हमारा जिंक ऑक्सीडेशन कर रहा था, कॉपर हमारा रिडक्शन कर रहा था। तो अब इन दोनों के बारे में तो हमें पता है। मान लें इनकी जगह हमें कोई दूसरा एलिमेंट दे दिया, फॉर एग्जाम्पल हमें Au दे दिया और हमें सोडियम दे दिया। अब बताओ कि कौन रिडक्शन कर सकता है और कौन ऑक्सीडेशन कर सकता है। अब आप रैंडम कोई एलिमेंट को देख के कैसे बता सकते हो? जिंक और कॉपर का तो आपने एग्जांपल देख लिया, एक तरीके से आपने पूरा सेटअप तैयार किया हुआ देख लिया, लेकिन आपको कोई भी रैंडम कॉपर और गोल्ड और सोडियम दे दिया। अब इन एलिमेंट्स के बारे में बताओ कि कौन रिडक्शन करेगा और कौन ऑक्सीडेशन करेगा। ये वैल्यू पता करने के लिए साइंटिस्ट ने एक इजी ट्रिक बनाई, एक सीरीज बनाई जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें हमारे जितने भी एलिमेंट्स गिवन हैं वो अपना या तो रिडक्शन करते हैं या ऑक्सीडेशन करते हैं। अब यहाँ पे एक जगह लिखा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का पोटेंशियल होता है 0.0 वोल्ट। अब ये 0.0 वोल्ट क्यों होता है, जो कि मैंने आपको अच्छे से समझाया था। अब हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी होंगे, हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी होंगे, उन सबका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम होगी। उन सबके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी तो वो अपना क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन करेंगे। वो अपना ऑक्सीडेशन करेंगे, मतलब अपने आप का ऑक्सीडेशन करेंगे तो दूसरे के लिए अच्छे गुड रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। आई बात समझ? और जो हाइड्रोजन से आगे है, जैसे कॉपर है, Hg मर्क्यूरी है, Ag हमारा सिल्वर है, Pt प्लेटिनम, Au गोल्ड, ये सब चीजें, और फॉर एग्जांपल हेलोजन एटम फॉर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब करते हैं अपना रिडक्शन, क्योंकि इनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत ज्यादा हायर होती है। मतलब इन वैल्यूज के कंपैरिजन में हाइड्रोजन से जो आगे वैल्यू है उनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, तो वो अपना क्या करेगी? वो अपना रिडक्शन करेगी। जो अपना रिडक्शन करेगी वो अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। अब अपना रिडक्शन कर रही है मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रही है। अपना रिडक्शन करके सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रही है, इसका मतलब वो क्या है? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ तक क्लियर? बोलो बच्चों, यहाँ तक क्लियर बोलो। ऐसे स्टॉप क्लियर होगा। अब रही बात कि दिमाग में आता है कि साइंटिस्ट ने इनकी वैल्यू रैंडमली रख दी होगी या उन्होंने कहीं से ऑब्जर्व की होगी। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है, इसका मतलब उसके थोड़ा सा पहले का कांसेप्ट है ना वीक है। आई नो, ये होता ही है। जब तक पूरा चैप्टर पढ़ नहीं लेंगे, हम उसकी बेसिस पे क्वेश्चन नहीं कर लेंगे, हम उसको रिवाइज नहीं कर लेंगे, तब तक हमारे दिमाग से ये नहीं जाने वाला। ये वैल्यूज इन्होंने निकाली थी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल के वैल्यू से। इन्होंने स्टैंडर्ड कंडीशन ली थी, फॉर एग्जांपल 1 मोलार सोलार HCl कंसेंट्रेशन ली थी, टेम्परेचर लिया था 25 डिग्री सेल्सियस, फिक्स्ड वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, फिक्स्ड वैल्यू ऑफ कंसेंट्रेशन, फिक्स्ड वैल्यू ऑफ प्रेशर, जिससे इन्होंने इन सब की वैल्यूज निकाल ली। अब लिथियम से लेके जैसे जैसे अपन नीचे की ओर बढ़ेंगे, लिथियम से लेके जैसे जैसे अपन गोल्ड की तरफ आ रहे हैं, वैसे हमारे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इंक्रीज हो रही है नीचे बढ़ने पे, यानी कि ऊपर वालों की वैल्यूज, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज कम है, ऊपर से कम है, यानी नीचे बढ़ने पे बढ़ रही है। नीचे बढ़ने पे बढ़ रही है तो सबसे ज्यादा इन सब एलिमेंट्स की होगी, सबसे ज्यादा इन सब एलिमेंट्स की होगी। और हाइड्रोजन की होती है जीरो। हाइड्रोजन की जीरो होती है बच्चों। हाइड्रोजन की जीरो होती है, मतलब जो हाइड्रोजन से ऊपर होंगे उनका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। उनका रिडक्शन पोटेंशियल बच्चों कम होगा, जीरो से भी कम, मतलब माइनस में। जिनका माइनस में होगा वो अपना ऑक्सीडेशन करते हैं, जिनका माइनस में होता है वो अपना ऑक्सीडेशन करते हैं। जैसे कि जिंक का हमने देखा था, जिंक का होता है माइनस 0.76 वोल्ट, कॉपर का होता है प्लस का 0.34 वोल्ट। बोलो क्लियर? बोलो क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर? अब बात आती है जिंक का नेगेटिव क्यों होता है, कॉपर का पॉजिटिव क्यों होता है। ये चीज भी मैं बता चुके पहले की वीडियो में, बट मैं एक बार और बता देती हूँ। जिंक का नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि जिंक को है ना इलेक्ट्रॉन देने की बड़ी बेबस होता है। इलेक्ट्रॉन देने में वो बहुत ज्यादा उत्तेजित होता है। यार मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, मेरे को जैसे तैसे करके देना है, मेरे को जैसे तैसे करके देना है। अब यहाँ से हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट है, जितने भी, ये सारे मेटल है, और मेटल की टेंडेंसी होती है लूज करने इलेक्ट्रॉन को। इससे नीचे जितने भी है वो सब हमारे बच्चों नॉन मेटल है, नॉन मेटल, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है वो। इसके लिए वो इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए बेबस रहते हैं। अब आपको अरे कॉपर नॉन मेटल होता है क्या? कॉपर नॉन मेटल नहीं होता, लेकिन कॉपर की एक तरीके से टेंडेंसी है अब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, ना कि लूज करने की। कॉपर लालची है, वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है,
यानी उसके पास नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो उस पर आता है पॉजिटिव। जिंक है जब अपने आपसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि ले ले यार मेरे पास है तू ले ले, लूज कर रहा है अपने आप से दे रहा है, इलेक्ट्रॉन देने के लिए बेबस है, इसीलिए उस पर आ रहा है नेगेटिव। अच्छा मैम अभी आपने कहा कि यहाँ से ऊपर जितने वे वो सब हमारे मेटल है, नीचे वाले सारे नॉन मेटल, में ये नहीं कह रही सारे नॉन मेटल है। आपको सिर्फ एक चीज समझाना चाहती हूँ कि हाइड्रोजन की जीरो क्यों होती है। हाइड्रोजन की जीरो इसलिए होती है क्योंकि हाइड्रोजन जितना बेबस इलेक्ट्रॉन देने में उतना लेने में, जितना देने में उतना लेने में। ऐसा क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन ड्यूअल बिहेवियर शो करता है, ये लाइट पार्टिकल की तरह सबकी तरह ड्यूअल बिहेवियर शो करता है। कैसे? मतलब हाइड्रोजन नॉन मेटल की तरह भी करता है, मेटल की तरह। हालांकि ये सब चीजें मैं पहले बता चुकी हूँ, बट मे भी कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, इसलिए मैं नहीं चाहती कि किसी भी बच्चे का कंसेप्ट वीक रहे। हाइड्रोजन जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बोलेगा यार मेरे को इलेक्ट्रॉन दे देना, मैं अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करके हीलियम की तरह बनना चाहता हूँ। जब हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा नॉन मेटल के साथ तो वो कहेगा आई एम रिच एंड यू आर पुअर, ठीक है मेरे से ले ले। ये वाला ऐसा बिहेवियर शो करता है, इसलिए हाइड्रोजन एवरेज बनाएगी और उसको क्या जीरो है। और इससे ऊपर वाले जितने भी अपना ऑक्सीडेशन करेंगे, इससे नीचे वाले जितने भी उनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा तो अपना रिडक्शन करते हैं। ये होती है हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब ये हम याद कैसे करें? अब और काम कहाँ आने वाली, काम आएगी आपको। जैसे मान लो ये दो एलिमेंट दे दिए और बोलेंगे कि बताओ कौन रिडक्शन कर रहा है और कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ये आप कैसे पता लगोगे? जब आपको इनकी रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू पता होगी। वैल्यू पता करना कोई जरूरी नहीं है, क्लास 12th में वैल्यू का इतना आपके नहीं रहेगा बर्डन। आप बस पता करो कि कौन सा एलिमेंट रिडक्शन कर रहा है, कौन सा ऑक्सीडेशन। जो रिडक्शन कर रहा है वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडेशन कर रहा है वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसके लिए ट्रिक है, लिथियम से लेक्चर पोटेशियम के बहाने, और Ba का बैरियम का बहाने, Sr स्ट्रोंडियम का सर, कैल्शियम का कहे, Na सोडियम का हमारा नहीं, लेक्चर के बहाने सर कहे नहीं मुश्किल, अब मेहनत जरा कर, नहीं मुश्किल अब मेहनत जरा कर। लिथियम पोटेशियम बैरियम स्ट्रोंडियम कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम मैग्नीज जिंक क्रोमियम आयरन कैडमियम कोबाल्ट निकल टिन लेड हाइड्रोजन कॉपर मरकरी सिल्वर प्लैटिनम गोल्ड। नहीं मुश्किल सॉरी, लेक्चर के बहाने सर कहे नहीं मुश्किल अब मेहनत जरा कर, फिर से केमिस्ट्री को एनसीईआरटी बोर्ड सक्सेस होगा। पावर है क्योंकि हमेशा आगे पीछे हम हैं आपके, या फिर सीधे से लिख लो आगे पीछे आपके हैं हम, आपके हैं आपके हैं हम हमेशा आपके आगे पीछे आपकी हेल्प करने के लिए। अब मैंने नीचे लिखा है कि अगर हेलोजन एटम दिया है ना, हेलोजन एटम हाइड्रोजन सॉरी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, अगर वो दिए तो आप हमेशा उसको प्रेफरेंस दोगे कि हाँ ये रिडक्शन करेगा, ये क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। इनका रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा ज्यादा होता है। जैसे मान लो कि आपको दे दिया Au और आयोडीन, बोल दिया बताओ कौन ज्यादा करेगा? देखते लगेज बोल देना आई करेगा। क्यों? क्योंकि हेलोजन है, हेलोजन तो करता है, हेलोजन तो करता है। आई बात समझ क्लियर हुआ? तो यही हमारे क्वेश्चन है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है जब हम उसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं, करते हैं। तो अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? वी आर नाउ डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इससे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसके 2 से 3 नाम भी थे, फॉर एग्जांपल डैनियल शेल, वोल्टेक शेल, गैल्वेनिक शेल। हमने उसकी पूरी स्टडी कर दी है। अब हमारे पार्ट 2 यानी शेल एंड इट्स क्लासिफिकेशन का ये लास्ट पार्ट बचा है बच्चों। बस इसके बाद हमारा बैटरी और कोरोजन थोड़ा सा ही है बाकी। तो अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम क्या पढ़ते हैं? देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम पढ़ते हैं कि केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। और वो सिर्फ हमने पढ़ा ही नहीं, हमने ऑब्जर्व भी किया है कि जब हमने 2 बीकर लिए थे, उसके अंदर सॉल्यूशन लिया, रोड्स वगैरह ली, तो वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बदल रही, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदल रहा था। मतलब क्या? मतलब कैसे? मतलब वो कैसे बदल रहा था? देखो कि हम क्या कर रहे थे कि ZnSO4 लिया, CuSO4 सॉल्यूशन लिया, आयंस बन रहे थे। तो पहले तो केमिकल एनर्जी फॉर्म हुई थी, मतलब आयंस अपने जो पूरा सॉल्यूशन था, जैसे ZnSO4 था, CuSO4 था, वो अपने आयंस में टोटली डिसोसिएट हो रहा था। उसके बाद उसने इलेक्ट्रॉन में फ्लो होना काम किया। पहले इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हुआ। तो इस हिसाब से केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक ऐसा सेल होता है जिसमें आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ेगी। पहले आपको अपने सॉल्यूशन को, जो भी आप सॉल्यूशन ले रहे हो, उसको आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना बॉस देनी पड़ेगी। जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे, तभी वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो पाएगा। आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था वो स्पॉन्टेनियस था, वो अपने आप हो रही थी रिएक्शन। अब आपको कह रहे हैं अपने आप कैसे हो रही थी? अपने आप हो रही थी, हम उसमें एक्सटर्नल एनर्जी नहीं लगा रहे थे। पहले केमिकल एनर्जी बदल रही थी,
फ्री केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। लेकिन ये होता है नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए गिब्स फ्री एनर्जी यानी डेल जी की वैल्यू आती है ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों आती है, जो कि मैं पहले वाले वीडियो में बता चुकी, क्योंकि यहाँ पे हम एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी हम लगा रहे हैं, सिस्टम पे कर रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव। और स्पॉन्टेनियस में एनर्जी सिस्टम से निकलती है, इसलिए नेगेटिव आता है। ठीक है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। जैसे मान लो कि आपने एक बिकर लिया और इस बिकर के अंदर पहले हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रोकेमिकल के अंदर 2 बिकर लेते थे, उनमें डिफरेंट टाइप ऑफ रोड्स लेते थे। अब इसमें आप अपना सॉल्यूशन ले लो, जैसे मान लो आपने CuSO4 का सॉल्यूशन लिया। अब इस CuSO4 के सॉल्यूशन में आप रॉड डिप कर दो, एक आपने जिंक की कर दी, एक आपने कॉपर की कर दी, ऐसे रॉड्स डिप कर दो। अब यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, देखो दे आर मेनली 2 टाइप, ये मेनली 2 तरीके के होते हैं, क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस और दूसरा होता है स्टडी ऑफ अमाउंट। हमें बी पार्ट में स्टडी करना है अमाउंट की, किसके अमाउंट की, देखते हैं सॉल्यूशन के अमाउंट की, मोल्स की, वॉल्यूम की, प्रोडक्ट फॉर्म एट कैथोड एंड एनोड की, कितना प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होता है कैथोड और एनोड पे, ये हमारा एनोड होगा, ये हमारा कैथोड होगा। ठीक है, इन पे कितना प्रोडक्ट फॉर्म होता है। इस बी पार्ट में तो हम पढ़ेंगे फेराडे लॉज, फेराडे लॉ। ठीक है, ये फेराडे लॉ को इस बी पार्ट के लिए आना पड़ा था। लेकिन पहला क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस, इसमें आता स्टडी ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट एट कैथोड एंड एनोड। इसमें हम पढ़ते हैं कि कितना पॉसिबल है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कैथोड और एनोड पे कितना पॉसिबली फॉर्म्ड होगा। देखो कैसे, मान लो मैंने यहाँ पे एक बिकर लिया और इधर मैंने CuSO4 का सॉल्यूशन लिया, CuSO4 का सॉल्यूशन लिया। अब आप ऐसे समझो कि कैटाइन और एनाइन, कैटाइन एंड एनाइन, और यहाँ पे हमने रोड ले ली। ठीक है, कैटाइन कौन सा बनेगा, मान लो आपने CuSO4 लिया, वो एक्वस लिया। आई नो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा यहाँ पे, सुनना मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैंने बीकर लिया, मैंने रोड दी, मैंने रोड लगाई। ठीक है, अब इस रोड लगाई मैंने और यहाँ पे मैंने इसको इलेक्ट्रिसिटी में इसको प्रोवाइड कर रही हूँ। मैंने जो सॉल्यूशन लिया वो हमारा कॉपर सल्फेट एक्वस है, एक्वस मतलब इसके अंदर पानी भी है। तो कैटाइन कैसे फॉर्म होगा, कैटाइन होता है पॉजिटिव, एनाइन होता है नेगेटिव। अब यहाँ पे कैटाइन कैसे फॉर्म होगा, मतलब CuSO4 सॉल्यूशन पानी के अंदर जाएगा तो ये आपस में टूट जाएगा। मतलब जब मैं इसको बिजली दूंगी, जब मैं इसको इलेक्ट्रिसिटी दूंगी, देखो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रही हूँ, मैं इसको मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही हूँ, मैंने इसको बैटरी से जोड़ दिया, ओपन की से जोड़ दिया। ठीक है, मैंने इसको बैटरी से जोड़ दिया। अब मैं बैटरी से जोड़ दूंगी तो ये जो सॉल्यूशन है इसमें करंट फ्लो होने की वजह से आयन डिसोसिएट हो जाएंगे, टूट जाएंगे। कैसे टूटेंगे, Cu+2 में टूटेगा, प्लस H+ में टूट जाएगा। मतलब CuSO4 एक्वस है, मतलब H2O भी है, H2O भी है। अब एनाइन का मतलब नेगेटिव, मतलब SO4 2 नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव। कैटाइन था जो पॉजिटिव हो गया, Cu+2 एंड H+। एनाइन है SO4 2 माइनस प्लस OH+। आई बात समझ। अब आप मैम बताओ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज कहाँ होता है। आपने कहा था कि आगे जाएंगे तो मैं बताऊंगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यहाँ पे यूज होता है। मैं देख लेते वीडियो बन रहा है। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यहीं पे यूज होता है। अब कैटाइन है, अब मैं नहीं जानती, अगर मुझे नहीं पता कि जो मैंने रोड लिए, कि जो मैंने ये रोड्स लिए, इनमें रिडक्शन कौन कर रहा है, पोटेंशियल ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है। अब यहाँ पे Cu+2 रिडक्शन करेगा या H+ रिडक्शन करेगा। आपको याद होगा, आप थोड़ा बैक जाओ, तभी मैंने इसी वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझी, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे ना ऐसे हाथों हाथ याद नहीं करते, चलो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ने के लिए बैठ जाते, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करो और देखो, हाइड्रोजन के जस्ट नीचे कॉपर था। ठीक है, हाइड्रोजन के जस्ट नीचे कॉपर था, इसका मतलब कॉपर हमारा रिडक्शन करेगा। क्यों, क्योंकि कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होती है, तो इसमें रिडक्शन करेगा हमारा कॉपर। ठीक है, H क्या है, हाइड्रोजन है, वो तो हमारा एवरेज है ना, जितना रिडक्शन करने की क्षमता कैपेसिटी रखता है उतने ऑक्सीडेशन की। नेक्स्ट है एनाइन, एनाइन है। अब इसमें रिडक्शन कौन कर सकता है, मैंने बताया था जब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आए तो आप इसको रखोगे, जब वो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन नहीं आए, OH एनाइन आ जाए एक साथ, OH एटम एक साथ आ जाए, OH एटम एक साथ आ जाए, नीचे वाले में रिडक्शन करेगा OH एटम, OH एटम, OH एटम। ठीक है, यहाँ पे OH नेगेटिव करेगा, जब OH साथ में आ जाए तो वो रिडक्शन करेगा, और अगर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आ जाता तो वो करते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कुछ मैं समझाना चाहती थी, 1 मिनट, इस डायग्राम को थोड़ा मैं अच्छे से बनाती हूँ। 1 मिनट, 1 मिनट। बीकर लिया,
सॉल्यूशन लिया, रोड ली और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की। ये जो रोड है ये मेरी इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है। हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखा था, तो वहां पे जो हम रोड लेते थे ना, वो खुद सॉल्यूशन के अंदर पार्टिसिपेट करती थी। जिंक की इलेक्ट्रोड कर रही थी, कॉपर की इलेक्ट्रोड कर रही थी, अरे भाई साहब पार्टिसिपेट कर रही थी, तभी उनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा था। बताओ नहीं हो रहा था क्या? तभी उनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा था। जिंक +2 आयंस में प्रोड्यूस कर रहा था, कॉपर उन इलेक्ट्रॉन्स को मतलब एक्सेप्ट कर रहा था, जिंक अपना ऑक्सीडेशन कर रहा था, कॉपर अपना रिडक्शन कर रहा था, वगैरह 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 वगैरह। ठीक है, यहाँ पे ये इनर्ट इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये सॉल्यूशन के अंदर है, खुद तो रिएक्ट करेगी नहीं, खुद तो रिएक्ट करेगी नहीं, हमें इसको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। मान लो हमने जो सॉल्यूशन लिया वो NaCl मोल्टन लिया है, NaCl मोल्टन। अब इसमें जब मैं इसको इलेक्ट्रिसिटी दूंगी तो Na पॉजिटिव में टूटेगा, Cl नेगेटिव में टूटेगा। अगर इसके अंदर मैंने पानी डाला है तो H+OH नेगेटिव, ये कुछ इस तरीके से डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगी कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अब ये रिडक्शन वाला कैसे लिखोगे? कॉपर ने रिडक्शन किया, Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल Cu। ठीक है, अब OH नेगेटिव अपना कैसे करेगा? OH नेगेटिव प्लस O2 इज इक्वल H2। ठीक है, कुछ इस तरीके से अपना रिडक्शन ऑक्सीडेशन हुआ है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं फैराडे लॉ के बारे में। पहला हमारा हो गया फैराडे लॉ, सेकंड पार्ट के लिए समझेंगे कि फैराडे लॉ में क्या समझाते हैं, ये देखते हैं। सो नाउ वी विल मूव ऑन फैराडेज लॉ। फैराडे लॉ क्या बताता है कि कैथोड और एनोड पे कितना मास, कितना वॉल्यूम, कितना मोल्स डिपॉजिट हुआ है, जाके कैसे डिपॉजिट हुआ है, क्यों डिपॉजिट हुआ है, कहाँ डिपॉजिट हुआ है, सब कुछ देखते हैं। फैराडेज फर्स्ट लॉ कहता है कि आप मान लो ऐसे कि आपने ना, इसका डायग्राम मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होना क्योंकि ऊपर थोड़ा जगह कम है। आपने बीकर ले लिया। अब इस बीकर के अंदर आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाले हुए हो, ठीक है। इसको आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, इसके अंदर है ना इलेक्ट्रोड्स है आपके, ठीक है। मान लो CuSO4 आपका सॉल्यूशन है और Cu की आपके पास कॉपर है। अब आप इसको इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, तो फेराडे का फर्स्ट लॉ कहता है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्व किया। देखो कोई भी साइंटिस्ट होता है वो तभी अपना लॉ, अपना स्टेटमेंट देता है जब वो पहले ऑब्जर्व करता है खुद, ठीक है। ऐसे ही नहीं रैंडमली दे दिया कि ना मेरे को बैठे बैठे ये ख्याल आ रहा है कि ऐसे ऐसे होता है। हाँ ख्याल आता है उनको, फिर पहले वो ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बाद वो लॉ बनता है। तो आप थोड़ा है ना प्रैक्टिकली सोच के देखना। ऐसा मानो कि आप लैब में खड़े हो, आपने एक बिकर में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले रखा है, आपके पास 2 रोड्स है, आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले रखा है, आप उसको इलेक्ट्रिसिटी पास करें, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात करें तो आपको इलेक्ट्रिसिटी पहले पास करनी पड़ेगी, तब भी जाके वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो आप ऐसा समझो कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास कर रखी है, मैं जितना ज्यादा इसको करंट दूंगी उतना ज्यादा मास इस डिपॉजिट पे, इस इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। डिपॉजिट मींस जमा हो जाएगा। मैंने मान लो कि करंट की वैल्यू एक टाइम पे दी 10 एम्पियर, 10 एम्पियर दी। करंट कैसे है, 10 एम्पियर फिजिक्स पढ़ के आया ना। तो इस इलेक्ट्रोड पे 10 एम्पियर की मैंने, और एक बार मान लो ये कंडीशन फर्स्ट एक बार मैंने दी 20 एम्पियर, ये कंडीशन 2। अब फैराडे लॉ ने कहा कि अगर आप 10 एम्पियर का करंट दे रही हो, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है, उन्होंने एग्जैक्ट कोई वैल्यू नहीं बोली थी। अगर मैं 10 एम्पियर का करंट ले रही हूँ तो इन इलेक्ट्रोड पे कितना मास डिपॉजिट हो रहा है। अगर मैं 20 एम्पियर का करंट दे रही हूँ तो इन इलेक्ट्रोड पे कितना मास डिपॉजिट हो रहा है। अब ये मास किसका है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का। CuSO4 का मास कितना इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहा है। मान लो मैंने 20 एम्पियर का करंट दिया और पहले मैंने 10 का दिया था, तब इन इलेक्ट्रोड पे कम मास डिपॉजिट हो रहा था, लेकिन जैसे मैंने 20 का दिया तो इन इलेक्ट्रोड पे ज्यादा मास डिपॉजिट होने लगा, इतना इतना ऐसे डिपॉजिट होने लगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से मास डिपॉजिट होने लगा। बस यही फैराडे का फर्स्ट लॉ था कि द अमाउंट ऑफ मास दैट इज डिपॉजिट और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जितना ज्यादा करंट उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोड पे जाके मास डिपॉजिट होगा आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का। यही आपका फर्स्ट लॉ था। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला बनता है जिसके बेसिस पे न्यूमेरिकल आना तो फिक्स है, ऐसे समझो। हम हर चीज का बोलते हैं फिक्स, अरे मैं जिसका बोलती हूँ ना वो इंपोर्टेंट होता है, ठीक है, इंपोर्टेंट है ये। मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, चार्ज। मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज का फॉर्मूला ओपन कर लो, क्यू इज इक्वल IT। चार्ज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई टाइम, तो IT लिख दिया। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, तो Z आएगा IT। अब Z आप लिख लो, Z इज इक्वल इलेक्ट्रोकेमिकल
इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट, ये आपकी Z की वैल्यू होती है। ये आपका फॉर्मूला तैयार। नेक्स्ट है फेराडे सेकंड लॉ। फेराडे का सेकंड लॉ ये कहता है, सेटअप तैयार करते हैं। फेराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है, इसमें भी आप ना एकदम प्रैक्टिकली सोचना, प्रैक्टिकली बॉस ओ माय गॉड मैम जैसी, आपने दो बीकर लिए, अब इसके अंदर आपने सेम सॉल्यूशन डाला है, ऐसा समझो सेम सॉल्यूशन डाला है। मान लो दोनों में कॉपर सल्फेट है और यहाँ पे भी कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला, इलेक्ट्रोड डिप की इन दोनों इलेक्ट्रोड को सेम वोल्ट मीटर सेम करंट से आपने कनेक्ट कर दिया। आपने ऐसा प्रैक्टिकली सोचो, लैब में खड़े हो, आपने दो बीकर लिए, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल शेल के अंदर लेते थे ना, दो बीकर लिए, ले ली, इलेक्ट्रोड्स ले ली, बीकर के अंदर सॉल्यूशन डाला पहले, उसके बाद इलेक्ट्रोड डाली, फिर उन दोनों सॉल्यूशन को एक ही करंट से जोड़ दिया। करंट से कैसे जोड़ दिया, अरे एक ही बैटरी से जोड़ दिया, समान एक ही दोनों बीकर को एक ही बैटरी से जोड़ दिया। अब एक ही बैटरी से जोड़ने पे ये कहता है कि जितना कितना मास डिपॉजिट होगा, ये कहता है कि कितना मास डिपॉजिट होगा। तो आप ऐसा समझो कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास, अब इक्विवेलेंट मास किसका, जो आपने इलेक्ट्रोड, जिस इलेक्ट्रोड की जिस एलिमेंट की आपने इलेक्ट्रोड लिए, उस इलेक्ट्रोड का इक्विवेलेंट मास, उस इलेक्ट्रोड का इक्विवेलेंट मास। मान लो आपने यहाँ पे कॉपर रोड ले ली सोडियम की, यहाँ पे ले ली लिथियम की, ठीक है, तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिथियम की इक्विवेलेंट मास। अब लिथियम का इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाएगा, ईएम इज इक्वल, एक मिनट, इक्विवेलेंट मास। अच्छा मान लो मैं लिथियम का निकाल रही हूँ, तो लिथियम का कैसे निकालोगे कि पहले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है लिथियम में, कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिथियम का एक है, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिथियम का होता है एक, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, और इलेक्ट्रॉन लिथियम में टोटल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एग्जिस्ट कितने करते हैं, यानी एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर है लिथियम का 3/1, तो आपका 3 आ गया। अच्छा मान लो वो पहले वाली अन्य सोडियम है, एटॉमिक नंबर होता है 11 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप ना ऐसे फॉर्मूला लिख लो इक्विवेलेंट मास का, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट अपॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम में मान लो आपने कितना, क्या सोडियम में आपने एटॉमिक नंबर, हाँ 11, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, तो सोडियम का 1। तो अब यहाँ पे कि इस इलेक्ट्रोड पे ज्यादा मास डिपॉजिट होगा या इस पे, ऑफ कोर्स से बात है इसका इक्विवेलेंट मास ज्यादा है, तो इस पे ज्यादा मास डिपॉजिट होगा। तो चलो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इट स्टेट्स व्हेन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रोड्यूस एट द इलेक्ट्रोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मास। आई जस्ट होप आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ। आप यहाँ पे 2 बीकर ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, बट शर्त है आपको सेम बैटरी से कनेक्ट करना है। सो थैंक यू सो मच। ये थे हमारे फेराडेज लॉ, बहुत बहुत ज़्यादा इजी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, और इन पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, इन पे आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। सो मैं उम्मीद करूंगी आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।